तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा का सी सेट। और सी सेट किसका है? कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। और अभी हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं। कक्षा 12वीं में हमारा विषय क्या है? कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व। और देखने वाले हैं 2024 का पेपर। और 2024 का पेपर बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझेंगे, कौन सा प्रश्न कैसा पूछा गया है और उसको कैसे लिखा जा सकता है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बिल्कुल 2024 का पेपर बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल आप जो है, यदि मेरा वीडियो आप देखोगे, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करना है, और यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जैसे अंक के बारे में तो आपको सब पूरी जानकारी ही है, तो हम स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में हम देखने वाले हैं सही विकल्प प्रश्न। और ये सही विकल्प प्रश्न से जो पोर्शन से जो आते हैं पूरा 28 नंबर के आते हैं। तो आप ठीक से हल कर लीजिए मेरे साथ में, आपको 28 में से पूरे 28 नंबर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो दिया है, पृथक्करण के नियम का अनुपात होता है। तो पृथक्करण का नियम का अनुपात 3:1 होता है। और यह 3 नियम दिए थे मेंडल ने, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम और एक और तीसरा जो नियम है वो प्रभाविता का नियम इन्होंने दिया था। तो जो पृथक्करण का नियम है उसमें जो अनुपात देखा जाता है वो 3:1 का होता है। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न क्या दिया था कि किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का जो रंग है नीला प्रतीत होने के कारण जो है वो है प्रकीर्णन के कारण। फिर इसके बाद में बसा है। तीसरा प्रश्न क्या है? बसा है। तो बसा क्या है? बसा लिपिड्स का रूप है। किसका रूप है? बसा लिपिड्स का रूप है। और आपको पता नहीं होगा कि बसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। जैसे 1 ग्राम बसा ऑक्सीकृत होकर 9.3 कैलोरी ऊर्जा देता है, जो कार्बोहाइड्रेट से कहीं बहुत ज्यादा है। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं चौथा प्रश्न जो है हमारा, चौथा, पांचवा और छठवा। चौथा में क्या दिया हुआ है कि पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र, पौधों की वृद्धि मापने का यंत्र के बारे में पूछा है कि नाम बताइए। तो पौधों की वृद्धि को मापने वाला यंत्र है ऑक्जेनोमीटर। कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर। फिर इसके बाद में हमारा अगला पांचवा प्रश्न क्या दिया है, पुष्प सूत्र में जी किसका संकेत होता है? जी का होता है काइन। जी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय का होता है। किसका होता है? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय का होता है। अब जो लास्ट का जो छठवा जो दिया था, और वो क्या पूछा था कि कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करने वाले सबसे अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं। अब लैक्टोबैसिलस का क्या काम होता है? लैक्टोबैसिलस का काम होता है दूध की जो लैक्टोज है उसको तोड़कर उसमें एसिड पैदा करके फिर दूध को जमाना। ये लैक्टोबैसिलस का काम होता है। और विषाणु का क्या काम होता है? विषाणु का होता है बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न करना। ऐसा नहीं, विषाणु फायदेमंद भी होते हैं। फिर इसके बाद में शैवाल क्या होते हैं? तो शैवाल में जैसे नील हरित शैवाल, ये धान के खेतों में नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अभी हमने विकल्प देखे और विकल्प आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं बीच बीच में कुछ आपको नए बातें बताते जाता हूं। वो यदि आपको पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको और नई नई जानकारी आपको बीच बीच में देते जाऊंगा। तो रिक्त स्थान में पहले क्या पूछा है, वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर परास कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर परास कहलाता है। और परास को इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। अब इसके बाद में दूसरा खाली स्थान क्या दिया है, पाई आलेख में वृत्त के केंद्र पर, पाई आलेख में वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। फिर यहाँ तीसरा क्या दिया था, खाली स्थान लेंस बीच में मोटा तथा किनारे पर पतले होते हैं। तो जो अवतल लेंस है वो बीच में कैसा होता है? मोटा होता है, और किनारे में क्या होता है? पतला होता है। तो ये अवतल लेंस की विशेष पहचान है। और उत्तल लेंस की बिल्कुल इसके विपरीत पहचान होती है। फिर क्या दिया है, वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति, वायुमंडल में जल वाष्प की उपस्थिति खाली स्थान कहलाती है। तो क्या कहलाती? आर्द्रता कहलाती है। और इसी आर्द्रता के कारण वायुमंडल का तापमान जब गिर जाता है तो यही आर्द्रता जो है उसका रूप धारण कर लेती है। और बाद में यही आर्द्रता जो है ऊपर जाती है वाष्प के रूप में, और वहां जाके इकट्ठा होती है और फिर समय आने पर बारिश के रूप में बरसती भी है।
फिर हमारे सामने जो है 5वां प्रश्न क्या दिया है कि कैफ चक्र की क्रियाएं खालिस्तान में संपन्न होती है। एक कैफ चक्र पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, तो ये क्रिया संपन्न होती है। ये क्रिया कहां पर संपन्न होती है? माइटोकांड्रिया मैट्रिक्स में होती है। कहां पर होती है? माइटोकांड्रिया मैट्रिक्स में होती है। और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न है वो 1045 का मान कितना होता है, ये पूछा गया है। तो 1045 का मान 1 होता है। तो ये हमारे खालिस्तान थे। और दोस्तों ये 2024 का प्रश्न पत्र है और इससे बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है। तो बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है ताकि आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। आप मेरे साथ में एक बार ध्यान से समझ लीजिए। बिल्कुल निश्चित ही है, यहाँ से यदि प्रश्न आता है तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ऐसा मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं सत्य असत। तो सत्य असत में जो है हमको यहाँ पर 6 सत्य असत करना है, क्योंकि ये 6 सत्य असत में जो है हम देखने वाले हैं पहला सत्य असत। पहला सत्य असत क्या है कि अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। बिल्कुल सही, अन्वेषक द्वारा जो आंकड़े को एकत्रित किए जाते हैं ये स्वयं के लिए आंकड़े कहलाते हैं। मतलब इसमें क्या करता है, खोजकर्ता या कोई वैज्ञानिक हो स्वयं के लिए कुछ सामग्री या कुछ खोज को एकत्रित करता है। फिर दूसरा क्या पूछा है, अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही, अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के ही बनाए जाते हैं, इसीलिए उनका चुंबकत्व बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। ऐसे तो चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। और फिर चुंबक के बारे में और बहुत सारी बातें हैं कि चुंबक के चुंबकत्व नष्ट कैसे होता है। चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने का मुख्य कारण है चुंबक को गर्म करना या चुंबक को पीटना या बहुत सारे और भी कारण हैं। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्या दिया है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन प्रेरित करता है। बिल्कुल सही, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। तो आपको दोस्तों आपको पता नहीं होगा, ये साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स है, जब हम कोई भी प्लांट की या कोई भी पुष्प की हम कलिका लगाते हैं तो यदि हम निचला भाग जो भूमि में हमें लगाना है कलिका या कलम का, यदि इसमें हम डोब के लगाते हैं या फिर इसके रसायन में हम निचला भाग डोब के लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसमें जड़ बहुत जल्दी निकलती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी कोशिका विभाजन करता है और जड़ बहुत जल्दी निकलती है। और जड़ बहुत जल्दी निकलने के कारण क्या है, एकदम से जो है बहुत जल्दी से जो है एक छोटा सा नन्हा सा पौधा फूल वाला तैयार हो जाता है। तो साइटोकाइनिन के और भी बहुत सारे फायदे हैं, ये एक बहुत अच्छा पादप हार्मोन है। फिर क्या दिया है, कवकों में केवल लैंगिक जनन होता है। बिल्कुल गलत, कवकों में लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन ये कवक की वैरायटी के ऊपर निर्भर करता है, तो दोनों इसमें होता है। फिर क्या दिया है, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 360 होता है। बिल्कुल गलत, त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये बिल्कुल सही है। फिर छठवां क्या दिया है, माध्य विचलन सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। नहीं, माध्य विचलन केवल जो मध्य में आने वाली जो संख्या है उसके बारे में बताता है कि माध्य विचलन कौन सी संख्या कहलाएगी, ये सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो अभी हमने देखे सत्य असत, अब हम आगे देखने वाले हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। और ऐसा मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा जो आपको समझाया जाता है वो बहुत अच्छे से समझ में आता होगा। और यदि जहां कुछ कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं बिल्कुल आपको क्रम से एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। तो चलिए अब देखने वाले हैं हम सही जोड़ी। सही जोड़ी में हमारे सामने क्या दिया है कि घन का आयतन यानी सूत्र पूछा है। तो घन का आयतन क्या होता है, एक की घात 3 होता है, यानी एक की घात क्या होता है 3। सूत्र में लिखेंगे क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये है घन का आयतन। अब यहाँ पर केंचुआ दिया है, केंचुआ जो किसानों का परम मित्र कहलाता है, किसानों का बहुत अच्छा मित्र कहलाता है। और केंचुए के बहुत सारे फायदे भी हैं भूमि में रहने से। ये भूमि को पोला करता है और ये भूमि मिट्टी को खाता है और अपने अतड़ी में जो है बहुत सारे ऐसे एमिनो अम्ल होते हैं जो उसमें मिट्टी में मिलाता है और मल के रूप में निकालता है। और वो मल जो होता है वो बहुत अच्छी खाद का काम करता है और वो खाद को हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वो फायदेमंद इसलिए होती है कि केंचुआ के जो डाइजेशन सिस्टम में कुछ एमिनो अम्ल होते हैं और वो एमिनो अम्ल में अमोनिया होता है और बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो फसलों के लिए लाभदायक होते हैं, इसलिए केंचुआ खाद बहुत अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ पर केंचुआ का संबंध किससे है, केंचुआ का जो यहाँ वैज्ञानिक नाम पूछा है क्या है, फेरेटिमा पोस्तुमा। केंचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, फेरेटिमा पोस्तुमा।
पोस्थुमा। फिर इसके बाद में दिया है क्या है तीसरा sin30 का जो मान होता है 1/2 होता है। कितना होता है 1/2। अब मधुमक्खी का संबंध क्या है एपिस इंडिका से, कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है एपिस इंडिका। फिर इसके बाद में क्या दिया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 2πr का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr का स्क्वायर। तो ये आपको, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल सही जोड़ी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं एक एक प्रश्न एक एक जो पॉइंट है आपको बहुत अच्छे से सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं एक वाक्य में उत्तर देखने वाले। क्या है एक वाक्य में उत्तर। एक वाक्य में उत्तर में सबसे एक वाक्य वाले हम प्रश्न देखने वाले हैं। और पहला प्रश्न क्या दिया है, मानक विचलन को किस ग्रीक अक्षर से निरूपित किया जाता है। तो मानक विचलन को जो है सिग्मा, तो सिग्मा इस तरह से बनाया जाता है। तो सिग्मा से इसे क्या किया जाता है प्रदर्शित किया जाता है। फिर क्या पूछा है कि कौन सा ग्रहण, सेकंड में क्या पूछा है कौन सा ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आने पर पड़ता है। तो ये जो है ग्रहण हमेशा चंद्र ग्रहण पड़ता है। कब पड़ता है चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी जब आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। फिर तीसरा क्या पूछा था, बहुत सरल पूछा था कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम लिखिए। तो जल में घुलनशील विटामिन 2 है, बी और सी, और बाकी के जो बचे हैं ए डी ई के, ये बस में घुलनशील विटामिन है। मूली किस कुल का पौधा है, तो बिल्कुल बहुत सिंपल है, मूली एक जड़ वाली फसल है जिसको हम सलाद के रूप में खाते हैं, और यह कुर्सीफेरी कुल का पौधा है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है रेफेना सटाइवस, और फैमिली क्या है कुर्सीफेरी, और इसमें गुणसूत्र की संख्या 18 पाई जाती है। और यदि और जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा। फिर इसके बाद में देखने वाले हम पांचवा क्या है, संख्यात्मक आंकड़ों से संबंधित विज्ञान को सांख्यिकी कहते हैं। तो इसे एग्रीकल्चर स्टैटिक्स जो हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो ये थे हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो 5 तक हैं वो हमने अभी देखे। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर को मैं केवल आपको समझाऊंगा और आपको सुन के ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। कल हमारा पेपर है, तो हम उसे जो है ऐसे ही ओरल में समझेंगे। और यदि आपको जो चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा, तो मैं तुरंत ही आपको समझा दूंगा। तो अब हम देखने वाले हैं जो 2024 में जो प्रश्न आए थे उन्हें एक एक करके ठीक से समझते हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया हमारे सामने, पहला प्रश्न दिया है वर्गीकरण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो वर्गीकरण के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है सांख्यिकी सामग्री को सरल व संक्षिप्त बनाना। वर्गीकरण का पहला उद्देश्य क्या है, सांख्यिकी सामग्री को संक्षिप्त और सरल बनाना। दूसरा क्या है, आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना। दूसरा क्या है वर्गीकरण का उद्देश्य, आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना। तीसरा क्या दिया है, सारणी का आधार तैयार करना। तीसरा दिया है सारणी का आधार तैयार करना। अब अथवा में क्या दिया है, ये तो हमने वर्गीकरण के उद्देश्य देखे। अथवा में क्या दिया है, सांख्यिकी आंकड़ों के 2 प्रकार लिखिए। तो सांख्यिकी आंकड़ों के 2 प्रकार होता है जो मैंने आपको अच्छे से समझाया। कौन सा आंकड़ा, पहला तो प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा क्या है द्वितीयक आंकड़े। 2 आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, ये 2 आंकड़े होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े खोजकर्ता स्वयं के लिए तैयार करता है और द्वितीयक आंकड़े जो है दूसरे के लिए तैयार किए जाते हैं। अब इसके बाद में हमारे सामने जो अगला प्रश्न है वो क्या पूछा है, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। चुंबक के कितने गुण लिखना है, कोई 2 गुण। पहला गुण तो ये चुंबक जो होते हैं धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और दूसरा क्या है, चुंबक में 2 ध्रुव पाए जाते हैं, N और S, और एक कभी भी दोनों ध्रुव जो हैं एक समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण पाया जाता है। यह सबसे अच्छा इसका गुण है। अब चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की क्या परिभाषा है, बहुत सरल और सटीक परिभाषा मैं आपको बताता हूं चुंबकीय क्षेत्र की। वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता
है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये है इसकी परिभाषा। अब इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या है, हमारी पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। यह था चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा और एक उदाहरण। अब हम अगला प्रश्न देखने वाले। अब हमसे 8वां प्रश्न में क्या पूछा है, कैलोरी मापी के कोई दो उपयोग लिखिए। तो कैलोरी मापी के दो उपयोग क्या है। पहला उपयोग, कैलोरी मापी का उपयोग ऊष्माधारिता मापने के लिए किया जाता है। कैलोरी मापी का उपयोग ऊष्माधारिता नापने के लिए किया जाता है। दूसरा, इसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की ऊष्मा मापने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग रासायनिक अभिक्रिया की ऊष्मा मापने के लिए किया जाता है। ये दो उपयोग है। अब हम देखने वाले हैं ऊष्माधारिता की परिभाषा। ऊष्माधारिता की क्या परिभाषा होगी, बहुत सीधी और सटीक परिभाषा मैं आपको बताता हूं। और वो क्या है, वो है किसी वस्तु का ताप 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम एक बीकर में पानी लें और उसका ताप 15 डिग्री सेल्सियस है और हम उसका तापमान बढ़ाना चाहते हैं। कितना बढ़ाना चाहते हैं, यानी 15 से 16 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं। तो जो हमने 1 सेल्सियस जो तापमान बढ़ाए तो वो उस पानी की क्या कहलाएगी, ऊष्माधारिता कहलाएगी। फिर से समझ लेते हैं, किसी वस्तु का ताप 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। अब हम देखते हैं लिपिड्स के कोई दो महत्व लिखिए। लिपिड्स के क्या है, दो महत्व हमको लिखना है। तो लिपिड्स के हम दो महत्व देखते हैं। तो लिपिड्स का पहला